हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और 3 चीजों की चर्चा हम कर चुके हैं। बेटा मैं बात कर चुका हूं सोल प्रोप्राइटरशिप पर, मैं बेटा बात कर चुका हूं पार्टनरशिप पर, और बेटा बात कर चुके हैं हम कंपनी पर भी। और यकीन मानना इसके बाद कुछ भी टॉपिक है मुझे नहीं लगता पेपर में आना चाहिए, लेकिन बेटा बहुत सारे टीचर की चॉइस जरूर होती है बेटा, ये 4th और 5th टॉपिक भी। बाबू देखो एक बात समझो, मैं अगर सोचूं कि कितना कुछ है पार्टनरशिप में, तो मेरे पास भाई टॉपिक की कोई गिनती नहीं है। यहां पर डेफिनेशन इतनी काम की है पार्टनरशिप की, आपको याद भी होगा हमने डेफिनेशन पर एनालिसिस किया था। इसके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज तो है ही है। हमने पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन पे बहुत चर्चा की थी, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पे चर्चा कर रखी है, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे चर्चा कर रखी है। तो यहां देने के लिए बहुत कुछ है। मेरी एक्सपेक्टेशन है मुझे पेपर बनाना हो, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का दूंगा, कुछ दूं बेटा, एक क्वेश्चन पक्का दूंगा। मेरा फेवरेट है म्यूचुअल एजेंसी पर लिखवाना बच्चों से, ठीक है। रही बात कंपनी की, मुझे 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं बेटा। एक परपेचुअल सक्सेशन पर शॉर्ट नोट देना, एक ओलिगार्चिक मैनेजमेंट की बात करना, एक टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करना बेटा, ये बहुत अच्छे टॉपिक में से एक है बेटा। तो बाबू यहां पर देने के लिए इतना कुछ है, चैप्टर की इतनी वर्थ नहीं है कि आप हर चीज दे पाओ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं टॉपिक नंबर 5 और 4 से MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना। आज रात को 8 से 9 या 8 से 10 के बीच में MCQ डलेंगे ही हमारे चैनल पर, ठीक है ना, इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं बनाकर आया हूं पहले से, ठीक है ना, इसी टॉपिक से बनाकर आया हूं। चलो जी चर्चा स्टार्ट करते हैं बेटा। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे बेटा। बिजनेस करने का एक तरीका सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, बिजनेस करने का एक तरीका पार्टनरशिप हो सकता है, और एक तरीका बेटा कंपनी हो सकता है। आज बेटा 4th 1 पढ़ रहे हैं, हेडिंग का नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और मजा ही आ जाएगा पढ़कर। बाबू बात कर रहे हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, वर्ड पर जाना बेटा। ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली दैट मीन्स ऐसा बिजनेस एक हिंदू फैमिली रन करती है, वो भी ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। दैट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली के पास ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। और आपको तो गर्व होना चाहिए बेटा, ऐसा किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी और रिलीजियन के लिए नहीं है, वो आप ही के लिए है बेटा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं बेटा बातें। ये बिजनेस कैसे स्टार्ट हो जाता है जी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे स्टार्ट हो जाता है। बाबू देखो, अगर आपके पूर्वज कोई प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, आपके एंसेस्टर्स कोई प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा। मिस्टर ए कोई पर्सन है बेटा, इसके फादर थे, मिस्टर एज फादर, और मिस्टर ए के 3 सन है बेटा, सन नंबर 1, सन 2 एंड सन 3। बेटा एक दुकान चलाया करते थे मिस्टर ए के पापा, आज उसकी डेथ हो गई है बेटा। बाबू अब ये दुकान किसको मिलेगी, मिस्टर ए को मिलेगी। मिस्टर ए क्या कर रहा है, इस दुकान को अपने 3 लड़कों के साथ मिलके चला रहा है। कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे बनता है बेटा, आपके पूर्वज कोई ना कोई प्रॉपर्टी छोड़ जाएं आपके लिए, और कम से कम 2 मेंबर हो आप किसी फैमिली के, और जनरली इट शुड बी अ मेल मेंबर। यानी कि क्या ऐसे बिजनेस में फीमेल मेंबर होती हैं बेटा, ऐसे बिजनेस में फीमेल मेंबर नहीं होती। ऐसे बिजनेस में सिर्फ मेल मेंबर अलाउड है बेटा, सिर्फ मेल। बेटा एंसेस्टर प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं बेटा, मान लो ये दुकान 1 करोड़ रुपए की थी जो मिस्टर ए के फादर छोड़कर गए हैं, उसके लिए मिस्टर ए ने अपने बच्चों के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। ये 4 लोग बेटा बैठ रहे हैं इस दुकान पर, बिजनेस कर रहे हैं। चारों का प्रॉपर्टी के ऊपर इक्वल राइट होगा, चारों का प्रॉपर्टी के ऊपर इक्वल राइट होगा। और आपको पता हमारा कानून ऐसा ही है बेटा। कभी सुना हो किसी के घर के लड़ाई झगड़े, तो बेटा ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। सुना है ना बेटा, सारे बच्चों को बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिल जाती है। कभी सुने हो ऐसे लड़ाई झगड़े, यहां पर भी बात यही है बेटा। चारों बच्चों का इस प्रॉपर्टी के ऊपर बराबर राइट है। दैट मीन्स
मिस्टर ए और इसके तीनों सन 25-25 लाख रुपए की वर्थ रखते हैं। अगर ये दुकान कल को 1 करोड़ की बिकी तो चारों को पैसे कितने मिल जाएंगे? 25-25 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी कि बेटा इन चारों का इक्वल कंट्रोल है, इक्वल ऑनरशिप है प्रॉपर्टी में। लेकिन बाबू डिसीजन मेकिंग कौन करेगा बिजनेस के लिए? बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ना डिसीजन मेकिंग हमेशा एल्डेस्ट मेंबर के हाथ में होती है। एल्डेस्ट मेंबर कौन है यहां पर? सबसे बड़ा मेंबर मिस्टर ए। यानी कि डिसीजन मेकिंग हमेशा एक ही रहेगी बेटा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में डिसीजन मेकिंग हमेशा एल्डेस्ट मेंबर के हाथ में होती है, विच इज नोन एज कर्ता। हिंदी वर्ड है बेटा, विच इज नोन एज कर्ता। इसको हम कर्ता बोलते हैं। सारे डिसीजन कौन लेता है? यानी कि बेटा बाबू है तो प्रॉपर्टी पे चारों का बराबर का कंट्रोल है, तो चारों का 25-25 लाख, लेकिन बेटा पूरे 1 करोड़ के लिए डिसीजन कौन ले रहा है? फिलहाल कर्ता ले रहा है। कर्ता कौन होता है? फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर, उम्र में सबसे बड़ा मेंबर होना चाहिए। और बाकी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बाकी को हम प्यार से बोलते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर नहीं बोला मैंने बेटा, मैंने पार्टनर वर्ड यूज नहीं करा। को पार्टनर्स। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। कर्ता के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग है। बाकी सारे मेंबर कौन है बेटा? सारों को को पार्टनर्स बोल सकते हो। ठीक है जी, बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ना बेटा 2 सिस्टम है। एक सिस्टम को हम बोलते हैं दया भाग सिस्टम। थोड़े थोड़े हिंदी वर्ड हैं, बस ज्यादा नहीं, एक आधी है बेटा और ज्यादा नहीं है। एक सिस्टम है बेटा दया भाग सिस्टम और दूसरा सिस्टम है मिताक्षरा सिस्टम। दूसरा सिस्टम है बेटा मिताक्षरा सिस्टम। दया भाग सिस्टम इज प्रिवेल इन वेस्ट बंगाल। बेटा ये सिस्टम इंडिया में नहीं लगता कहीं पर भी, सिर्फ एक वेस्ट बंगाल जगह पर लगता है। ठीक है ना, हमारे यहां पर मिताक्षरा ही लगता है। और बेटा ये बोलता है कि मेल एंड फीमेल मेंबर दोनों को पार्टनर्स हो सकती हैं। दया भाग सिस्टम बोलता है मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकती हैं बिजनेस में। मिताक्षरा सिस्टम पूरे इंडिया में लगता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। और ये क्या बोलता है बेटा? ओनली मेल आर अलाउडेड टू बी द को पार्टनर्स। सिर्फ मेल को पार्टनर्स हो सकते हैं। तो आप समझदार हो हमारे यहां पर क्या लगता है? ठीक है ना, मिताक्षरा सिस्टम लगता है। इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा मेल मेंबर की ही बात कर लो। क्या जरूरत है पहले गलत पढ़ेंगे फिर सही करूंगा। ठीक है जी, बात समझ में आई बेटा? HUF बिजनेस में 3 सक्सेसिव जनरेशन के लोग मेंबर हो सकते हैं। 3 जनरेशन के लोग मेंबर हो सकते हैं। यानी कि बेटा मैं बोलूं कोई इंसान था मिस्टर ए, इसके 3 सन थे बेटा, 3 लड़के थे इसके, बी, सी और डी। और बेटा इनके फर्दर 2-2 सन है बेटा। यानी कि बेटा ये सब बिजनेस कर सकते हैं। 3 जनरेशन के लोग मेंबर हो सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, लेकिन मेल मेंबर, क्योंकि हम तो मिताक्षरा सिस्टम की बात कर रहे हैं। समझ आए? कितनी जनरेशन के लोग मेंबर हो सकते हैं? 3 जनरेशन। ठीक है ना, यानी कि एक इंसान के एंगल से सोचो तो उसके पापा और उसके दादा। ठीक है ना, मैं इसके एंगल से बात कर रहा हूं। या तो इसके एंगल से सोच लो इसके पापा और इसका बेटा। समझ में आई बात? बेटा पार्टनरशिप में आने के लिए आप एक एग्रीमेंट करते हो विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लेकिन HUF में आने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता। मेंबरशिप इज बाय बर्थ। मेंबरशिप बर्थ से है। आप सोचो एक इंसान का बेटा अभी फादर अलाइव नहीं है, उसके बेटा दादाजी भी अलाइव नहीं है, वो अपनी फैमिली में इकलौता मेल है। जैसे ही उसके घर एक बेटा पैदा होगा ऑटोमेटिकली HUF बन जाएगी। कोई साइन नहीं कराने, कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं कराने। कम से कम HUF में 2 मेंबर चाहिए मेल। वो तो मेल था ही था बेटा, उसके घर जैसे ही बेटा पैदा हुआ HUF ऑटोमेटिकली कम इनटू द पिक्चर। HUF पिक्चर में आ जाती है बेटा। कम से कम 2 लोग बेटा चाहिए ही चाहिए HUF बनाने के लिए, और मैक्सिमम 3 जनरेशन में जितने भी लोग होंगे सब आ जाएंगे। ठीक है, अब बेटा दोनों का प्रॉपर्टी में बराबर राइट होगा। जैसे उसका बेटे ने जन्म लिया, हाँ जी, दोनों का प्रॉपर्टी में बराबर राइट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग किसकी है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज नोन एज कर्ता। और जो उसका बेटा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? को पार्टनर्स बोल रहे हैं। अभी तक बात क्लियर हुई?
कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे बातों को आगे, ठीक है। पहले ही इंट्रोडक्शन में बताऊं, कुछ बातें बताते हैं बेटा। बाबू, HUF इज गवर्न्ड बाय अ लॉ नोन एज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सोल प्रोप्राइटरशिप किस लॉ से गवर्न होती थी? सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट 2021। कोई लॉ है इसका? सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ। पार्टनरशिप गवर्न होती थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956, 1932, याद है ना? कंपनी एक लॉ से गवर्न होती थी, कंपनीज एक्ट 2017, 2013, पुराना नाम कंपनीज एक्ट 1956। और आपको बता देता हूं, यहीं से ईयर याद रखना है। HUF किस लॉ से गवर्न होती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ईयर्स का ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? यानी कि अगर मेरे से कोई पूछे कि HUF का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? HUF का फॉर्मेशन कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो पूर्वज की कोई ना कोई प्रॉपर्टी पड़ी हो आपके पास, और एक कम से कम 2 मेल मेंबर हो फैमिली में, बेटा हो गया फॉर्मेशन। कोई एग्रीमेंट साइन करना है बेटा, एक दिन का बच्चा साइन कर सकता है? नहीं, लेकिन एक दिन का बच्चा मेंबर हो सकता है, HUF में हो सकता है। समझ आई बात? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाएं आगे, कुछ बातों को बताऊं यहीं पर ही, अभी सुनते जाना बेटा। मैं बात करता हूं लायबिलिटी की। मेरे प्यारे बच्चों, बात सुनना बहुत आराम से। मैं बात करता हूं लायबिलिटी की। बेटा आपको पता है, जब भी ये वर्ड आने लगता है ना लायबिलिटी, तो मैं यही सोचता हूं बेटा लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। अब तो बहुत बार चर्चा की, आपको याद ही हो जाना चाहिए बात। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, याद है? पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, याद है? कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी थी, याद है? आ जाओ बेटा, HUF ये बहुत ही यूनिक है बेटा, इसमें तो मजा ही आ जाएगा बेटा। मैं इसको बार बार HUF बोलूंगा, वो बोलती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लेकिन मैं इसका प्यारा नाम बोलता हूं। इसका प्यारा नाम है, देखो कितना प्यारा नाम। पार्थ तो आज कह रहा था कि मेरा निकनेम रख दो HUF, फिर मैंने ही मना करा। मैंने कहा पार्थ क्या करेगा, तेरा कितना प्यारा नाम है पार्थ, ठीक है ना, रख दें क्या तेरा निकनेम? HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू फैमिली हो, वो भी अनडिवाइडेड, यानी कि बेटा न्यूक्लियर नहीं होनी चाहिए, ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। समझ आई ना बात बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं इसको प्यार से, ठीक है जी। चलो बात करें लायबिलिटी की। बेटा देखो, अब ना HUF में 2 तरीके के लोग हैं बेटा। एक तो वो पर्सन है जिसको आप बोलते हो कर्ता, जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग है। और बेटा बचे हुए लोग हैं जिनको हम प्यार से बोल रहे हैं को पार्टनर्स, ठीक है ना बेटा? मैं बोलता हूं आपके पूर्वज प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं 1 CR की, एक करता है बेटा, करता हमेशा एक होगा, और 3 को पार्टनर्स है। सबका प्रॉपर्टी पे बराबर कंट्रोल है, सॉरी बराबर ऑनरशिप है, 25-25 लाख सबका शेयर है बेटा। कर्ता की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी, हमेशा अनलिमिटेड। और बाकी को पार्टनर्स बेटा, इनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड हो गई। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? कर्ता की पर्सनल एसेट भी बेची जा सकती हैं अगर कर्जा ज्यादा हुआ तो। लेकिन बेटा को पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी बेटा। इनकी पर्सनल एसेट पे बात नहीं आएगी। जितना पैसा बिजनेस में लगा है बस वही लूट सकते हो, इनसे और कुछ नहीं कर सकते। समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं, मजा तो उसी में आएगा। आपके पास बिजनेस एसेट है 1 CR की, बिजनेस में कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर 2 करोड़, बिजनेस लायबिलिटी 2 करोड़ की चढ़ गई बेटा, 2 CR की चढ़ गई। क्या होगा बेटा? जैसे ही कोर्ट में केस पहुंचा आपका, कोर्ट कहेगा पहले इनकी दुकान बेच दो उठाकर, दुकान बिकवा दे। क्या इसके ऊपर तीनों को पार्टनर्स का भी राइट था यार? 25-25 लाख रुपए तीनों का, कर्ता का भी था 25 लाख। दुकान तो हमेशा ही बेची जा सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब होता है आपकी पर्सनल एसेट पे आंच नहीं आएगी। बिजनेस एसेट तो कभी भी बेची जा सकती है, तो आप भी नहीं रोक सकते बिजनेस एसेट को। लो जी, मैं बोलता हूं ए कर्ता था बेटा, और B, C, D ये तीनों को पार्टनर्स थे।
बेटा 2 करोड़ का आपने कर्जा चढ़ा दिया बिजनेस में, आपके पास एसेट है बिजनेस की 1 करोड़। इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटी, योर पर्सनल एसेट कुड आल्सो बी सोल्ड आउट। अगर बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो आपकी पर्सनल एसेट बेची जा सकती है। अब बेटा हुआ क्या, सबसे पहले कोर्ट ने 1 करोड़ की दुकान बिकवा दी, अभी भी कर्जा रह गया 1 करोड़ का। अच्छा जी, मान लो बेटा पर्सनल एसेट ए के पास है बेटा, ए के नाम में घर रजिस्टर्ड है बेटा जो 50 लाख रुपए का। बी के पास भी पर्सनल एसेट है 20 लाख रुपए की, सी के पास पर्सनल एसेट है 25 लाख रुपए की, और डी के पास भी पर्सनल एसेट है 50 लाख रुपए की। बेटा कितना कर्जा देना है अभी मार्केट का, 1 करोड़। कोर्ट क्या बोलेगी, करता आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, दैट मीन्स आपकी हर पर्सनल एसेट हम बेच सकते हैं। आपने पर्सनल एसेट का टोटल करा 50 लाख रुपए था, बेच खाओ बेटा, बेच खाओ बेटा। इसकी पर्सनल एसेट खत्म, बी सी डी की पर्सनल एसेट को हाथ लगा सकते हो नहीं, आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। दैट मीन्स बेटा इसकी पर्सनल एसेट पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। सिर्फ आप इससे वो ले सकते हो जो इसने बिजनेस में डाला है, जो 25-25 लाख, इससे ज्यादा इससे आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो बचे हुए 50 लाख का क्या होगा, कर्ता की किडनी 50 लाख की, कर्ता की एक आंख निकाल लो बेटा, वो भी ठीक ठाक वैल्यू की है। बाबू ऐसे केसेस में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट कहेगी कर्ता आप अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लो। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, मतलब कंगाल होना। और मैंने आपको बताया हुआ है बेटा ये सीरियस डिसरेप्यूटेशन है, क्योंकि जब आप जाते हो ना कोर्ट में कि मुझे दिवालिया डिक्लेयर कर दो, कोर्ट क्या बोलता है बेटा कि आप जिस सिटी में रहते हो उसके 2 न्यूज़पेपर में अपनी फोटो निकलवाओ और कुछ मैटर देती है कोर्ट की, ये लिखवाओ कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पे रहता हूं, मैं कंगाल हो चुका हूं, मैं दिवालिया हो चुका हूं, मुझे कोई कर्जा ना दे। अ मैटर ऑफ सीरियस डिसरेप्यूट, रेप्यूटेशन लॉस हो जाता है इससे बहुत ज्यादा आपका। तो बेटा आपने मार्केट का 1 करोड़ देना है और आपके पास बचा 50 लाख है, 50 लाख कोर्ट ले लेगी, चमड़ी नहीं उधेड़ सकती कोर्ट, ऑब्वियस बात है बेटा, जान नहीं ले सकती आपकी पैसे के लिए। ये नहीं कहेगी फांसी पे टांग दो बेटा बंदे को, क्या करेगी बेटा, बस आपको दिवालिया डिक्लेयर कर देगी कि आप कंगाल हो गए, उसके बाद आप फ्री कर जैसे 50 लाख। समझ में आई, पार्थ आया ना कुछ प्लान दिमाग में। चलो जी बात क्लियर जी इतनी, ठीक है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सारे को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, इतनी बात ओके। पढ़े आगे, कंट्रोल समझ में आया, किसका कंट्रोल है, कर्ता हमेशा कंट्रोल करता है। अच्छा ऐसे बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी है क्या, सोचते हैं पहले सारी बात। सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्टिन्यूटी थी, एक इंसान मर गया, जेल हो गई, फिजिकली इल हो गया, मेंटली इल हो गया बेटा, बिजनेस में कम्स टू एन एंड। पार्टनरशिप में थी कॉन्टिन्यूटी, नहीं, एक पार्टनर बेटा मर गया, चाहे जेल हो जाए, चाहे फिजिकल इल हो जाए, चाहे मेंटली इल हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस कम्स टू एन एंड। कंपनी में कॉन्टिन्यूटी थी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी तो बंद ही नहीं होती भाई, मरते रहो जिसने मरना है, कंपनी नहीं बंद हुई। एचयूएफ में कॉन्टिन्यूटी है क्यों बेटा, कर्ता की मान लो डेथ हो जाए, क्या होगा बेटा, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली। ए बी सी में से, सॉरी ए की डेथ हो गई, बी सी डी में से जो एल्डेस्ट होगा, उम्र में बड़ा होगा, वो क्या बन जाएगा बेटा, फैमिली का कर्ता बन जाएगा और वो डिसीजन मेकिंग करेगा सारी। हाँ जी प्रॉब्लम, हाँ तो क्या हो गया, सन ए को तो बेटा फैमिली बिजनेस खत्म, फिर तो सोल प्रोप्राइटरशिप बचा। लेकिन जनरली केस में, ऐसे केसेस में कॉन्टिन्यूटी होती है क्योंकि 3 जनरेशन के लोग हैं, एक जनरेशन का बंदा मर जाएगा, 2 जनरेशन के हैं अभी जिंदा, इसलिए जनरल केस में इस बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी होती है। एक कर्ता के मर जाने से जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है, ठीक है ना बेटा, और वो जब कर्ता बन जाता है बेटा तो वो डिसीजन मेकिंग करता है फर्दर। मान लो बेटा बी की एज है 18 ईयर्स, 21 इसकी एज है और 25 इसकी एज है, तो कौन कर्ता बनेगा, डी कर्ता बन जाएगा। बी और सी को पार्टनर्स पहले भी थे तो अब भी रह जाएंगे। फ्यूचर में कभी डी की डेथ हो गई तो बेटा सी कर्ता बन जाएगा,
इतने में इनके बच्चे भी हो जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे फैमिली में, बी की डेथ हो गई बेटा, कहीं ना कहीं चलता रहेगा बिजनेस, खत्म नहीं होने आ रहा। खुश हो गए बेटा, बहुत खुश हुए तुम, बच्चे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, बात क्लियर इतनी? ठीक है जी, हाँ जी। हाँ, अब ये देखो कितना मजेदार वाले, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है। बाबू क्या खुशी क्वेश्चन पूछ रही है, ए किसी फैमिली का करता है, ठीक है ना, और बी और सी ट्विंस है दोनों। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, एक्सेप्शनल क्वेश्चन कितने प्यारे होते हैं। मतलब हमें जनरल बात नहीं है ना, हमने एक्सेप्शनल जोड़ना है। बेटा चाहे ट्विंस हो, दोनों का टाइम तो अलग अलग होगा ना, ये 11:02 पे हुआ, ये 11:03 पे हुआ, कौन बड़ा है? अगर तू ऐसे क्वेश्चन पूछेगी तो मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, कौन करता बनेगा? अरे यार ये 1 मिनट बड़ा है, देखो ये करता बनना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो क्या हो गया, इसकी डेथ होगी तो जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे चल रहा है, यही करता है और यही को पार्टनर बचा। हाँ तो क्या हो गया, वही करता है बेटा, लॉ है ना ऐसा, लॉ है ना ऐसा बेटा, कानून से थोड़ी लड़ूंगा मैं जाकर, छोटे छोटे बच्चे करता है फैमिली के, कानून के हिसाब से। हाँ तो ना करे बिजनेस, जब भी बिजनेस करेंगे डिसीजन मेकिंग उनकी है, डिसीजन मेकिंग बिजनेस में उनकी है। लेकिन बेटा कुछ बातें यहां पर करते हैं जो थोड़ी प्रैक्टिकल है। अच्छा मेरे को ना इस सिस्टम से बड़ा ना एलर्जी टाइप है। मैंने कहा ये कौन सा कानून हुआ कि सबसे बड़े मेंबर को ही आपने कर्ता बनाना है, ये कौन सा कानून हुआ? क्योंकि देखो शायद कानून जब लिखा गया होगा 1956 में, इन्होंने सोचा होगा कि जो सबसे बड़ा इंसान होता है घर का वो सबसे समझदार इंसान होता है। लेकिन जनरल केस में ऐसा होता है क्या? कई बार छोटे बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं जो बड़े नहीं दे पाते बेटा। सर मेरे हिसाब से कानून तो ऐसे होना चाहिए था, जो घर का सबसे पढ़ा लिखा मेंबर होगा उसको कर्ता बनाएंगे। कभी सोचो बेटा, मतलब मेरी एक्सेप्शनल चीज पे सोचो, है नहीं कानून लेकिन मैं सोचने को कहता हूं। लॉ ने तो बना दिया कि सबसे बड़ा मेंबर कर्ता बन जाएगा, ठीक है ना, पर सबसे बड़ा मेंबर सबसे समझदार हो ये कहां लिखा है? 1956 में आपने ये सिचुएशन नहीं सोची, लेकिन आज सोचो बेटा, छोटे कई बार बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं ना जो बड़े नहीं दे पाते, ठीक है ना। जितने अपने घर के छोटे बेटा बेटी हैं सब कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं, नहीं कह रही हाँ ये सबसे छोटी है ना घर में, कह रही हाँ बिल्कुल अच्छे एडवाइस देते हैं छोटे, ठीक है ना बेटा। कुछ सबसे छोटा है कह रहा हाँ बिल्कुल छोटे अच्छे एडवाइस देते, तू तो बैठ ही जा खैर। हाँ जी खैर इतनी बात समझ में आई, इतनी बात ओके, ठीक है। पढ़ना शुरू करें इंट्रो को। लो मैं बताता हूं बेटा कहां से पढ़ना है आपको इंट्रो। बेटा मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 32 एनसीईआरटी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं बेटा। मैं ना 3rd लाइन से पढ़ना शुरू कर रहा हूं और आपको बता देता हूं बेटा 3rd लाइन से लेकर जितना भी इंट्रो में लिखा है आप सब पढ़ दो। नई बुक में ना इंट्रो में ना मैं बता देता हूं, नई बुक में इंट्रो में ना दया भाग सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम, मेल मेंबर फीमेल मेंबर के बारे में कोई जिक्र होगा नहीं, लेकिन उससे बड़ी क्लैरिटी आती है। इस वजह से मैंने बेटा उसको वहीं से शुरू किया था बात को, ठीक है जी। अभी आप पढ़कर बताएंगे इंट्रो। बेटा फीचर की बात करते हैं, हमने इंट्रो पढ़ा, पहला फीचर है फॉर्मेशन। और बेटा मैं पहले ही बोल चुका हूं एचयूएफ का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपके पास एंसेस्टर की कोई तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कोई तो दुकान होनी चाहिए, और बेटा कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। बेटा ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं करना, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं करना बेटा। 2 मेल मेंबर हो, एक एंसेस्टर की प्रॉपर्टी हो और बेटा एचयूएफ बिजनेस स्टार्ट। एचयूएफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, नाम है बेटा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। रीडिंग का भी टाइम दूंगा बेटा, बड़ी सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी पे चर्चा हो चुकी है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है बेटा। दैट सिंपली मीन्स कि अगर बिजनेस एसेट कम रह जाएंगी बिजनेस लायबिलिटी के लिए तो कर्ता की पर्सनल एसेट बेच देना। लेकिन बेटा को पार्टनर की पर्सनल एसेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा उसका बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है बस वो छीन सकते हो आप उससे ज्यादा से ज्यादा, उसकी पर्सनल एसेट को कोई टच नहीं कर सकता, कानून मना करता है, ठीक है जी। अभी रीड करेंगे। 3rd वन इज कंट्रोल। किसका कंट्रोल, किसकी डिसीजन मेकिंग है बेटा? कर्ता की। और आपको एक बात बोल देता हूं कंट्रोल पे,
कई बार कर्ता ऐसे डिसीजन ले लेता है बेटा जो एक ज्वाइंट फैमिली को बर्दाश्त नहीं होते। मैं बोलता हूं बेटा 3 जनरेशन के लोग मेंबर हो सकते हैं ना, ठीक है ना। मान लो मैं बोलता हूं बेटा ए के 3 सन है, अगेन बी सी डी, और बेटा इनके फर्दर 2-2 बच्चे हैं। ए ने कोई ऐसा जजमेंट ले लिया बेटा जो उसके एक बेटे के फेवर में था। आपको पता है ना इसके बाद क्या होता है बेटा, ये फैमिली टूट के बिगड़ जाती है बेटा, और ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेस यहीं खत्म हो जाता है बेटा। इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली। बाबू देखो कंट्रोल आपका है, सारे डिसीजन मेकिंग आपको करने हैं, आप दूसरों की एडवाइस से बाउंड नहीं हो। एडवाइस ले सकते हो बेटा, ए एडवाइस ले सकता है, बी सी डी तीनों की सुन सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग हमेशा उसकी है। और अगर उसने डिसीजन मेकिंग किसी पार्शियल होकर करी, अगर पार्शियलिटी करी अपने किसी बच्चे के साथ, वहीं बेटा ये बिजनेस टूटकर बिगड़ जाते हैं। और ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में होता है, कभी ना कभी आपने भी सुना होगा, कहीं ना कहीं बेटा कुछ फैमिली अलग हो गई, ज्वाइंट थी न्यूक्लियर हो गई बेटा। सुना है ना ऐसे केसेस, बहुत हर फैमिली में हुए हैं कभी ना कभी पास्ट में। पहले हमेशा ही फैमिली ज्वाइंट हुआ करती थी, और अब आप देखते हो न्यूक्लियर होती जा रही हैं सारी फैमिलीज। ठीक है जी, एक बात बताऊं, कभी बिजनेस में फर्म नेम होते हैं, बहुत सारे फर्म नेम होते हैं, कोई अपनी फर्म का नाम क्या रखता है, कोई क्या रखता है बेटा। फर्म नेम से भी पता लगता है कि HUF बिजनेस कर रही है। कभी आपने सुना है ऐसा फर्म नेम, XYZ एंड सन्स, ऐसे नाम होते हैं ना बेटा दुकानों के, हरजीत एंड सन्स, ठीक है ना। या कोई भी नाम होता है यार, ABC एंड ब्रोज। सर ऐसा हो ही नहीं सकता हमने ये नाम ना सुने हो, और अगर ये नाम सुने हैं ना बेटा तो नाम से पता लग रहा है फैमिली बिजनेस कर रही है। एक इंसान हरजीत है और उसके बच्चे साथ में बिजनेस कर रहे हैं, एक इंसान हरजीत है और उसके भाई बिजनेस कर रहे हैं मिलकर। सुने हैं ना ऐसे नाम बेटा, तो नाम से भी पता लगता है कि HUF बिजनेस कर रही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली मिलकर बिजनेस कर रही है। समझ आई ना बेटा बात। तो हमने अभी बात करी फॉर्मेशन की, हमने बात करी लायबिलिटी की, और हमने बात कर ली कंट्रोल की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी बेटा आगे बढ़ते हैं, रीडिंग का टाइम दूंगा। 4th हेडिंग इज कॉन्टिन्यूटी, और हम बात कर चुके हैं ऐसे बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी है। क्यों कॉन्टिन्यूटी है बेटा, अगर कर्ता की डेथ भी हो गई तो बेटा नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बी द कर्ता ऑफ द फैमिली, और बिजनेस चलता रहेगा जब तक कम से कम 2 मेल मेंबर है, तब तक तो चलता रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। 5th हेडिंग इज माइनर मेंबर। टाइम खर्च करेंगे बेटा, सुनना क्या लिखा है बेटा बुक ने, 5 लाइनें, पर मैं कहां सेटिस्फाई बुक से बेटा। लो बहुत सारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ये काम की बात है बेटा। बाबू माइनर मेंबर, माइनर कौन होता है? एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिस बच्चे की एज 18 साल से कम है वो बेटा माइनर है इंडिया में। और बेटा सुप्रीम कोर्ट पता है क्या बोलती है, ये ना समझ है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं भाई, मुझे डर लग रहा है, सारे ना समझियो आप ही हो बेटा। मैं कहता हूं जिंदगी की सारी समझ आपको है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं है बेटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है माइनर मेंबर, या स्पेशल क्यों लिखा माइनर मेंबर बेटा, बड़े काम की बात बोलूंगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन ये बड़ा हॉट मुद्दा है, मेरे को डिस्कस करना है आपके साथ। बेटा देखो सुप्रीम कोर्ट कहती है जिसकी एज 18 साल से कम है वो माइनर है। आपको बता देता हूं माइनर किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर नहीं हो सकता। क्या पार्टनरशिप में मेंबर बनाया जाता है माइनर को? अब यहां पर बड़ा हॉट मुद्दा है बेटा, बहुत सारी बातें कर रही हैं, 20-25 मिनट खर्च करने। बेटा देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है माइनर ना समझ है, उससे कोई गलती से साइन ना करा लेना, और अगर उसने कहीं साइन भी कर दिया ना उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। अगर माइनर ने किसी जगह पे साइन कर दिया उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। बेटा क्या पार्टनरशिप में कोई माइनर को मेंबर बनाता है? किसी को अगर आपने बता दिया ना कि आप माइनर हो, आपको कोई मेंबर नहीं बनाएगा, क्योंकि लॉ कहता है माइनर की कभी कोई लायबिलिटी नहीं होती। ये तो बेचारा बच्चा, इसकी कहां से कोई लायबिलिटी आ जाएगी? माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स। सर सुनो, मैं बोलता हूं ए और बी 2 बंदे मिलकर पार्टनरशिप चला रहे थे, सी ने इनको ऑफर दिया कि मैं पार्टनर बन जाऊं, इन्होंने सी को पार्टनर बना लिया, और मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुआ 1:1:1। सी इज अ माइनर। फर्म ने बेटा 30 लाख कमाए फर्स्ट ईयर में, 10 लाख 10 लाख और 10 लाख, तीनों को 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगले साल 30 लाख का लॉस हुआ। लॉ ने कहा माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। इस बेचारे को कहां से आपने एंटर कर दिया? तो ना समझता, इसके साइन लेके आपने पार्टनरशिप डीड साइन करा दी।
गधे हो तुम, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ये कुछ नहीं देगा, आप दोनों तो 15-15 लाख रुपए। ना समझ बच्चा। और आपको बता देता हूं, यहां से मैं एक सीरियस टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। सर देखो, समझ में आने लगा ना, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। आप अपना अकाउंट खुलवाने जाओ बैंक में, बैंक अकाउंट नहीं खोलता आपका। बैंक कहता है अकाउंट खोलेगा आपको, कैसे खोलेगा? स्टूडेंट अकाउंट खोल देंगे, स्कूल की आईडी ले आओ, लेकिन पेरेंट्स के साइन होंगे। पेरेंट्स साइन करके अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि बैंक को पता है कल को अगर आपसे एटीएम चार्जेस भी मांग लिए ना उन्होंने, और आपने किसी भी कोर्ट में केस कर दिया, तो बेटा बैंक आपसे एटीएम चार्जेस भी नहीं ले पाएगा, 100 रुपए भी नहीं ले पाएगा। माइनर की कभी कोई लायबिलिटी नहीं होती, माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए आता है। दे दो जो देना है भाई, मिलना कुछ नहीं है। और मैं बहुत देर से बोल रहा हूं कि मेरे को एक सीरियस टॉपिक पे बात करनी है, निर्भया रेप कांड। सुना था बेटा, दिल्ली में रेप हुआ था एक निर्भया का, 6 साल के बाद फांसी हुई थी कुछ बंदों को, उसमें एक माइनर इन्वॉल्व था। आज तक उसकी आइडेंटिटी नहीं पता। ये हमारा कानून है हमारे देश का, क्योंकि माइनर इन्वॉल्व था, कोर्ट ने कह दिया तो ना समझ बच्चा है, जिसने रेप किया वो ना समझ है। कोई सजा नहीं मिली उसको, 3 महीने के लिए उसको भेज दिया, एक टेम्परेरी टाइप जेल होती है बेटा, जहां पर उसको सुधारा गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, और जाते टाइम उसको सिलाई मशीन 5,000 रुपए भी दिए गए, जाओ घर जाकर मौज करो। ये सीरियस मुद्दा है। मेरे हिसाब से माइनर की एज आज की तारीख में कम करनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। 18 एज आज तक चलती आ रही है, ये ना समझ बच्चे होते हैं 18 साल के। कोई सजा नहीं मिली और उसकी आइडेंटिटी अलग छुपा के रखी हुई है, कोई नहीं जानता दुनिया में उसका नाम क्या है। इतना सीरियस मैटर है माइनर का। सिर्फ एक ही जगह माइनर मेंबर हो सकता है, वो HUF है। कंपनी लेती नहीं, कोई पार्टनरशिप आपको एंटर नहीं कराएगी कभी भी, ठीक है ना। और गलती से मैं बोलता हूं, आपने आधार कार्ड अपना फर्जी बनवाकर एज 20 साल लिखवाकर लोन करा लिया, मान लो बैंक से 50 लाख का, और बाद में आधार कार्ड दोबारा चेंज करा लिया, 17 साल का करा लिया, तो 50 लाख भी नहीं मांग सकता बैंक। माइनर की कभी कोई लायबिलिटी नहीं होती। आज एक प्लानिंग समझ में आ गई पार्थ, कल करेंगे हम आधार कार्ड चेंज कराने, मैं एड्रेस बताऊंगा तुझे किस बैंक में चेंज हो रहा है, ये करेंगे ना हम। तो मेरे पास तू आया इसलिए, यही तो फ्रॉड ही तो जानने आया, तुझसे ये बताता यही है ना। खुश हो गया बड़ा, निकम्मे कहीं के। चलो ठीक है, बात समझ में आई बेटा। माइनर मेंबर क्यों अलग से हेडिंग लिखी गई है? क्योंकि माइनर किसी और जगह मेंबर ही नहीं हो सकता, कोई और लेगा ही नहीं आपको बेटा मेंबरशिप में। क्लियर बात? बढ़े आगे, चलो जी बात करते हैं बेटा मैरिट्स की। इफेक्टिव कंट्रोल, बेटा हेडिंग का नाम लिखा है इफेक्टिव कंट्रोल। क्यों लिखा है इफेक्टिव कंट्रोल? बेटा जब एक इंसान काम करता है, एक इंसान कंट्रोल करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, तो कंट्रोल अच्छा होता है। बेटा यहां पर कर्ता के हाथ में सारा कंट्रोल है, यहां पर मेरे एग्जांपल में ए के हाथ में सारा कंट्रोल है। BCD सजेशन दे सकते हैं, वो मानने हैं कि नहीं मानने, इट इज अप टू ए। ए डिसीजन लेता है, 100% कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ ए। और बेटा किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो कंट्रोल अच्छा है भाई, ठीक है ना। यही सोचो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, चारों पार्टनर होते, तो बेटा लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं बेटा। और क्या होता है, 4 बंदे जब एक जगह पर बैठ जाते हैं एक डिसीजन लेने के लिए। और यही सोचो कंपनी होती है, 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते, सिचुएशन हमेशा सेम है। वहां पर कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं बेटा। जब एक इंसान डिसीजन लेता है तो सबसे अच्छा डिसीजन लेता है, ठीक है ना। बात क्लियर, सिंपल बात है। बी पॉइंट, कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। बेटा 4th फीचर यही है, फीचर का नाम था कॉन्टिन्यूटी, और यहां पर नाम है कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में चलता जाएगा, करता मरता जाएगा, अगला एल्डेस्ट मेंबर करता बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना जी। 3rd वन, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, बात हो चुकी है बेटा। अगर मैं बात करूं सेकंड फीचर की, फीचर था लायबिलिटी। वहां पर बात की थी कि कर्ता की अनलिमिटेड और मेंबर की लिमिटेड, और यहां पर मेरिट में इसने लिख दिया लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। सारे को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसके घर बार नहीं बिकते कभी भी, ठीक है जी। 4th वन, इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। बेटा इस हेडिंग को मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक NCERT और एक मेरा तरीका। बाबू बोलता है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, ईमानदारी बनी रहती है। ईमानदारी क्यों बनी रहती है बेटा?
कहता है हर मेंबर एक दूसरे के लिए बड़ा ईमानदार रहता है। ऐसा क्यों? बेटा देखो, दो वजहें हैं। एक एनसीईआरटी पहली वजह की बात करता है, दूसरी वजह मैं बताऊं। एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा, आपके बिजनेस की तरक्की को ना लोग फैमिली की प्राइड के साथ जोड़ते हैं। समझाने के लिए बोलता हूं, सहारनपुर का 5 स्टार जनता, कोट रोड पे दुकान है, सॉरी घंटाघर पे एक दुकान है, पहले कोट रोड पे होती थी, अब ठक्कर स्वीट्स हो गया वो, ठीक है ना। और एक हमारे पास 5 स्टार और है बेटा दिल्ली रोड पर। 3 दुकानें होती थी बेटा उनकी, ठीक है ना। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस है, आपको पता है, फैमिली के बहुत सारे लोग एंगेज हैं, दुकान पे जो मालिक हैं वही बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है ना। फैमिली बिजनेस कर रही है, 3-4 भाई मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उनके फर्दर बच्चे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा होता है ना बेटा, लोग इसको जोड़ते हैं फैमिली की प्राइड के साथ कि कितनी बढ़िया फैमिली है, फैमिली की इज्जत देखो, क्या बच्चों के संस्कार हैं, हम ऐसे ही जोड़ते हैं ना बेटा। बिजनेस तरक्की, बिजनेस कर रहा है और हम जोड़ते हैं इसको फैमिली के साथ। तो कहीं ना कहीं यार बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें कुछ गलत नहीं करना, हमें फैमिली के साथ ईमानदार बना रहना, हमें और अच्छे से काम करना है, हमें 4 जगह और बिजनेस खोलना है। उन्होंने देहरादून में बिजनेस खोल दिया बेटा। तो कहीं ना कहीं आप फैमिली की तरक्की, सॉरी बिजनेस की तरक्की को फैमिली की प्राइड के साथ जोड़ते हो बेटा। इसी वजह से बच्चे भी ईमानदार बने रहते हैं बेटा। ये तो वजह एनसीईआरटी लिखती है, मेरी वजह कुछ और है। मैं ये बोलता हूं ईमानदारी इसलिए भी बनी रहती है, अगर आप गले में हाथ मारोगे तो किसके, अपने ही। तो मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज हमने गले में हाथ मार मार के 10 लाख चोरी कर लिए बेटा, कल को कंट्रोल आप ही का तो आना था पूरे 1 करोड़ पे, आज हाथ मारने की जरूरत क्या है। मैं बोलता हूं 4 लोग हैं ABCD, ठीक है, ये बेटा बेईमानी कर रहा है, रोज गले में हाथ मार रहा है और 10 लाख रुपए चुरा चुका है आज तक। किसके लिए चुरा रहा है भाई? कल को तेरे हाथ में भी तो आना था 1 करोड़ का पूरा कंट्रोल। भाई मरना सबने एक दिन, ये भी जाएगा, कभी तो तू भी करता बनेगा। और जब तू करता बनेगा, पूरे 1 करोड़ का कंट्रोल तेरे हाथ में भी तो आएगा, फिर कर लियो जो करना है। चोरी क्यों करेगा? चोरी करने की जरूरत क्या होती है बेटा? कंट्रोल सबके हाथ में आता है एक ना एक दिन। इसी वजह से मेरा मानना है लॉयल्टी बनी रहती है, सबको पता होता है चल कभी तो करता, मैं भी बनी जाऊंगा, कभी तो जाएगा मेरा बड़ाऊ, है ना। ऐसे सोचती होंगी दुनिया यार, मतलब हाँ बाबू देखो, फिर एक्सेप्शनल तो देखो कुछ भी हो सकता है, क्या पता अगले मिनट ही ना बचे, ठीक है ना। और अगर आप सोच रहे हो इसके एंगल से, फिर इसके एंगल से भी सोचो, क्या पता अगले मिनट यही ना बचे, क्या पता दोनों इकट्ठे चले जाएं, सीधा ही करता। यार जब आप ऐसे सोच सकते हो एक्सेप्शनल सिचुएशन, तो मेरे एक्सेप्शनल बोलने में क्यों दिक्कत है, ठीक है ना। चलो जी, अब ये काम करते हैं, हम रीड करते हैं बेटा। तो बेटा बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ HUF की। पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज, और आपको बता देता हूं यही लिमिटेशन मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में करा चुका हूं, सेम लिमिटेशन बेटा मैं करा चुका हूं पार्टनरशिप में, और अब मैं बात कर रहा हूं बेटा इसकी HUF में। लिमिटेड रिसोर्सेज दैट सिंपली मीन्स कि फैमिली के पास पैसा नहीं है। भाई देखो मेरा मानना सिंपल सा ही है, जब भी ये हेडिंग आए चुपचाप से इसको कंपनी से कंपेयर कर दो। एक कंपनी के एंगल से सोचो बेटा, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर में बी अनलिमिटेड, और एक फैमिली को सोचो बेटा, एक फैमिली जो पैसे ला सकती है और एक कंपनी जो पैसे ला सकती है, क्या कभी बराबर होंगे? मैं बोलता हूं आपने एक कंपनी में फिर वही बात 1 करोड़ मेंबर बना लिए और सबको बोला लाओ 100 रुपए लेकर आ जाओ। कंपनी कैन रेज 100 CR इन मिनट्स, इन सेकेंड्स, और एक फैमिली को 100 करोड़ लाने में बेटा शायद अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लग जाए फिर भी ना ला पाए बेटा। एज कंपेयर टू अ कंपनी, एक फैमिली के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं बेटा। कंपनी के पास रिसोर्सेज की कभी कोई कमी नहीं होती। कंपनी को और कोई लोन देने को तैयार बैठा है, क्योंकि बेटा वहां पर परपेचुअल एग्जिस्टेंस है बेटा, कंपनी कभी मरती भी नहीं है। और कंपनी को लोन कितना मिलता है बेटा? 1000 करोड़, लाख करोड़ में भी लोन मिल जाते हैं बेटा। तो आप सोचो वहां रिसोर्सेज की, पैसे की कोई कमी नहीं है कभी भी। सिंपल बात करी हुई है पहले भी बात। ये सेकेंड हेडिंग का नाम है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, और आपको पता ही है बेटा ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं, लायबिलिटी पर्सनल एसेट भी बेची जा सकती है कर्ता की, इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। एंड थर्ड वन इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। बेटा काम की बात देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूं बेटा, कहता है कर्ता डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, और लिमिटेशन में लिखा है इसने, और मैं पक्का बोल रहा हूं हाँ जी डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है।
जिसका 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर अकेला कंट्रोल हो, वो तो है ही डोमिनेटिंग पोजीशन में। उसने बी को कहा चल पानी पिला, बी का मन तो करा कैसे पिला दो, लेकिन उसने पिला दिया। उसने कहा ठीक है 1 करोड़ का कंट्रोल है भाई, कभी मेरे हाथ में भी आएगा, पिलाना पड़ता है पानी। बाबू देखो मजाक के लिए खैर ये बात, लेकिन बेटा ए का अकेला कंट्रोल है 1 करोड़ पर, और जब उसका कंट्रोल है ना बेटा वो हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में है। और मैं आपको ये बता देता हूं बेटा, जो अर्निंग मेंबर होता है ना हमेशा उसका कंट्रोल होता है फैमिली के ऊपर, और वही डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। आप अपनी फैमिली में सोचो, हमारी फैमिली में फादर अर्न करते हैं, क्या डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं? सर जनरल केस में होते हैं बेटा। अगर वो किसी को कुछ कह देंगे कोई मना नहीं कर सकता, अगर वो बच्चे को कह देंगे मेरे लिए ये काम कर दे, या अपनी वाइफ को कह देंगे, कोई मना नहीं कर सकता, करता भी नहीं है जनरल केस में मना। इसे प्यार कह लो या डोमिनेटिंग पोजीशन कह लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन बेटा करता हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में है, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है। वो जो को पार्टनर्स को कहता है वो करना पड़ता है, और यही फैमिली के टूटने की वजह भी होती है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना ये पार्शियल होकर किसी बच्चे के साथ कोई पार्शियलिटी कर दे, और अगर इसने कर दी पार्शियलिटी तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चे कहते हैं जी बंटवारा कर दो, हमारा अलग ही कर दो जी। करते हैं ना बेटा ऐसा, कितनी फैमिली में सुना है बेटा। मैं तो फिर बोल रहा हूं, पहले फैमिली होती ज्वाइंट थी, आज की तारीख में फटाफट फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो मैं आपको करता हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में। देखो ये बात मेरिट में नहीं लिखी इसने, लिमिटेशन में लिखी, क्योंकि डोमिनेटिंग होने से क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े ही हो जाते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड लास्ट हेडिंग इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। बाबू यही सेम बात मैं पढ़ा चुका हूं सोल प्रोप्राइटरशिप में, वहां नाम आता था लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। बाबू खुद सोचो, एक बिजनेस में आपको n नंबर ऑफ फंक्शन मैनेज करने हैं, वही बात परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एड, फाइनेंसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, सब आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। एक इंसान करता कितने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा? सर आपकी परचेज हो सकता है बहुत अच्छी हो, आपको परचेज की समझ है कहां से खरीदना है, हो सकता है बेटा आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो, आपको पता है बेटा कि कैसे कस्टमर को बेचना है, लेकिन अकाउंट्स बनाने, हो सकता है आपको अकाउंट्स कभी पढ़ी ना हो आपने, हो सकता है आप जिंदगी में साइंस साइड के स्टूडेंट रहे हो सकता है फाइनेंसिंग का एफबी ना पता हो, कोई नॉलेज ही नहीं है कि फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो बेटा एक बिजनेस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और करता कांट बी एक्सपर्ट इन ऑल, करता अकेला हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता बेटा, ना तो खुद हर काम में एक्सपर्ट हो सकता है, और ना ही एक्सपर्ट अपॉइंट करने के पैसे हैं, क्योंकि लिमिटेशन की पहली लिमिटेशन थी लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास पैसे की भी तो कमी है। आप ये सोच सकते हो एक एमबीए रख लेते हैं सेल्स मैनेजर, एक एमबीए रख लेते हैं जिसने सेल्स में काम किया हो बेटा, सेल्स मैनेजर रख लेते हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर रख लेते हैं, एक परचेज मैनेजर रख लेते हैं, एक फाइनेंस मैनेजर रख लेते हैं, एक मार्केटिंग मैनेजर रख लेते हैं, रख लोगे सारे एमबीए हैं बेटा, 50-50 हजार रुपए सैलरी, किसी के 70,000, किसी की 1 लाख रुपए सैलरी, दे सकते हो? नहीं दे सकते। लिमिटेड रिसोर्सेज भी तो होते हैं, ना तो करता हर काम में एक्सपर्ट हो सकता, ना ही एक्सपर्ट को पे करने के लिए बेटा पैसे। तो जो बिजनेस चल रहा होता है ना बस रब भरोसे चल रहा होता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हैं आपके पास, कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होने वाला। और याद है बेटा यही कंपनी में मेरिट होती थी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि कंपनी प्रोफेशनली मैनेज होती है, वहां हर काम को करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, टीम ऑफ एक्सपर्ट। याद है ना ये बात मैंने की हुई है। तो बेटा यहां हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।